वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री परिषद बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद के गठन के बारे में हम बात करें तो इनका गठन किस तरह होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका मुखिया कौन कहलाएगा? प्रधानमंत्री इनका मुखिया कहलाएगा। जो अनुच्छेद 74 है उसमें संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह पर मंत्री परिषद को दोबारा सलाह भेज सकता है कि यह सलाह अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें एक बदलाव और किया गया कि जो इनकी सलाह वापस भेजी गई थी उसे पुनर्विचार के लिए भेजा गया था जो सलाह को, तो वह सलाह अंत रूप में क्या होगा कि मंत्री परिषद कह देगा कि यह सलाह ठीक है, तो अंत में राष्ट्रपति को यह सलाह माननी आवश्यक होगी। देखा जाए कि जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है, न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का व्यक्ति होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब मंत्री परिषद उनकी शक्ति को उन्हें दे, यानी कि उनकी ज्ञाता और उनकी शक्ति का जो नियंत्रक होता है वो मंत्री परिषद होता है। तो इस आधार पर देखें तो मंत्रियों की श्रेणी कितनी होती है? मंत्री की श्रेणी 3 प्रकार की होती है। सबसे उच्च स्तर पर कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। यह वह मंत्री होते हैं जो मुख्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं। वह पद कौन से होते हैं? जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, या कोई स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति, सुरक्षा, शिक्षा, बिजली, उद्योग, यातायात, संपत्ति आदि जितने भी मंत्रालय हैं उनका जो कार्यभार संभालते हैं, जो मंत्रालय होता है उनका जो कार्यभार संभालते हैं वो कौन कहलाते हैं? मंत्री, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र मंत्री होते हैं और एक होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री की जो सहायता करते हैं वो कई बार इनकी मीटिंगों में शामिल होते हैं और जो इनका निर्णय है उसके निर्णय में यह प्रभाव हो सकता है कि यह कैबिनेट मंत्री उनके निर्णय को माने या न माने। यह उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यह कैबिनेट से कम शक्तिशाली होते हैं। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? कैबिनेट मंत्री। और इनमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संपत्ति, यातायात, कृषि, उद्योग, सुरक्षा आदि सभी इनके नियंत्रण में आते हैं। और अगला जो इनका मंत्रालय होता है, मंत्री होते हैं, वो होते हैं उपमंत्री। यह वह मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसमें बताया गया है कि मंत्रियों का मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री के सहयोग या सहायता करने का होता है। यह स्वतंत्र रूप से किसी विभाग के मुखिया नहीं होते और न ही ये मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य सरकार के कार्य को समर्थन देने का होता है। आप देख सकते हैं कि आज के समय में जो प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, वह इनका कार्य है। अब बात करते हैं संसदीय सचिव के बारे में। यह कोई मंत्री नहीं होते, संवैधानिक रूप से इन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, न ही इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य के दायित्व सौंपे जाते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। वह इनकी पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। इनका मुख्य महत्व या मुख्य कार्य क्या होता है? संसद की सहायता करना। जो इनके मंत्री होते हैं उनकी सहायता करने का कार्य संसदीय सचिव करते हैं। अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप यदि इस कंडीशन को मानो कि मान लीजिए सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा कम है, तो जब कोई दूसरी पार्टी उनके द्वारा जो प्राप्त मत है उसके साथ मिलकर एक आंकड़ा छू ले बहुमत का, तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और मंत्रिपरिषद के गठन के बाद अब नियुक्ति की बात आती है प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो दूसरी पार्टी उनमें शामिल हुई है तो वो कह सकती है कि हमें एक पद चाहिए जो कि होगा उप प्रधानमंत्री का। 2002 में क्या हुआ था? लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। और कई बार क्या होता है कि जो वरिष्ठ होते हैं उनको भी उप प्रधानमंत्री के पद की ग्रहण या नियुक्ति करवाई जाती है। कारण क्या होता है? उनका जो डिसीजन है वो महत्वपूर्ण रहता है। कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री कई बार उपस्थित नहीं हो पाते, तो उनके जो कार्य है उप प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के आकार के बारे में। तो मंत्री परिषद का जो आकार होता है वो ज़्यादा होता है और जो मंत्रिमंडल का आकार होता है वो कम होता है। लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें क्या बताया गया कि केंद्र और राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। इसमें यह निश्चित किया गया कि जो लोकसभा है उसमें केवल 15% ही मंत्री परिषद के सदस्य बनेंगे। यानी कि मान लीजिए यदि 100% या 100 सीट है तो उनमें से केवल 15% या 15 सदस्य ही मंत्री परिषद के सदस्य बनेंगे।
इस प्रकार देखा जाए तो राज्य में मंत्री परिषद कम से कम 12 सदस्य और अधिक से अधिक जो विधानसभा की कुल सदस्य है उसका 15% सदस्य ही होंगे। यानी कि मोटा मोटा यदि माने तो इसमें बताया गया है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो 545 सदस्य हैं, उनके केवल 15% ही इसमें नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। अब बात करते हैं पद की शपथ के बारे में, यानी कि उन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है। तो इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करवाते हैं? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी जो शपथ है वो राष्ट्रपति देते हैं। प्रधानमंत्री इनका मुख्य सलाहकार होता है। तो इन्हें शपथ ले 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है, एक तो इनके पद की और एक इनकी गोपनीयता की, कि यह गोपनीयता बनाए रखे कि वह मंत्रिमंडल और अपने संबंधित गुप्त बातों को बाहर प्रकट न करें। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यकाल के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहता है? जब तक यह लोकसभा में अपना विश्वास रखते हैं। जब यह विश्वास अपना खो देंगे तो वहाँ क्या होगा? उनके विरुद्ध अविश्वास पत्र पारित किया जाएगा और इन्हीं सभी को क्या त्याग पत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हटा सकते हैं, न कि अपनी इच्छा पर। बात करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर के बारे में। तो एक जो सबसे बड़ा अंतर है वह है कि मंत्री परिषद एक विशाल संस्था होती है जिसमें 50 से 60 सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में छोटा आकार होता है और उनकी संस्था कुछ गिने चुने व्यक्तियों की होती है, जो 15 से 30 तक हो सकते हैं उनका आकार। और मंत्रिमंडल के सदस्य के जो विभाग है वह महत्वपूर्ण विभागों में अपना कार्य करते हैं। इनमें नीति निर्माण एक उनकी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ जो निर्माण के रूप में कार्य करती है तो वो देश निर्माण में कार्य करती है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्य के बारे में। तो इनका जो कार्य है वह वास्तविक तो ये शासक होते ही हैं कि यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करवाते हैं और यह राष्ट्रपति को उनकी शक्तियां मुहैया कराते हैं। तो राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्ति इनके द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इनका जो पहला कार्य है वो है राष्ट्र नीति का निर्माण करना। तो यह जो देश हित में कार्य होते हैं उनकी नीतियों का निर्माण करते हैं। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा जो समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते समय यह अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि उनके पीछे उनकी क्या विचार है या क्या विचारधाराएं हैं, उनके साथ ये आगे बढ़ते हैं और उनके कार्य को सफल बनाते हैं। इसमें राष्ट्र भी इम्पोर्टेंट है और इनकी पार्टी भी जरूरी है। तो इनके आधार पर, ये दो इनके आधार होते हैं, एक तो इनकी पार्टी और एक देश। तो इनके आधार पर ये अपना कार्य करते हैं। दूसरी जो इनका कार्य है वो है आपातकालीन शक्तियों को लागू करना। संविधान के 44वें संशोधन में क्या किया गया कि जो इनके अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा को लागू करने के लिए सलाह देंगे। जब इनकी सलाह होगी, कि इनकी मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, तभी राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 352 का उपयोग कर सकते हैं। अगली जो इनकी कार्य है वो है विभागों में समन्वय, यानी गठजोड़ बनाए रखना। तो एक विभाग का दूसरे विभाग पर किसी भी तरह से अड़चन पैदा न हो, इसके लिए किसी एक विभाग का जो प्रशासनिक मंत्री होता है, प्रशासन चलाने के रूप में जो नियुक्ति होती है, उसके मध्य दूसरे विभाग के प्रशासन से तालमेल स्थापित करने के लिए यह कार्य करते हैं, यानी कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर किसी भी तरह की अड़चन पैदा न करे। अब बात करते हैं इनके अगले कार्य के बारे में। तो है इनका कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। इनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और यह मंत्री परिषद जो कार्य करते हैं, संसदों द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं और यह व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इनका अगला कार्य है वित्त कार्य। यह वित्त कार्य में करों को लागू करते हैं और बजट बनाते हैं। इनका जो बजट होता है वो साल में प्रस्तुत किया जाता है कि कितना इनकी कटौती हुई है, कितना इन्होंने अपना यहाँ विकास किया है। और अगला जो कार्य है वो है विदेशों से संबंध स्थापित करना। दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने के लिए विदेश नीति का निर्माण करना और विदेशियों को जो संधि या समझौते होते हैं उनके बारे में उन्हें अवगत करवाना और उनके निर्माण में कार्य करना। तो इनका यह कार्य होता है। अगला कार्य है प्रशासन चलाना। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी मंत्री किसी अपने कार्य में असफल होने की उम्मीद करता है तो ऐसे मामले को मंत्रिमंडल की मीटिंग में रखा जाता है तथा मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार प्रशासन चलाया जाता है। अगला कार्य वो है नियुक्ति पर नियंत्रण रखना। हमें
पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के अधिकार होते हैं, लेकिन यह अधिकार उन्हें कैसे प्राप्त कराए जाते हैं। तो यह प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान करते हैं और यह नियुक्ति मंत्री परिषद के द्वारा उन्हें दी जाती है। तो इसमें बताया गया है कि संविधान द्वारा सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है, किंतु वह मंत्रिमंडल की सलाह के बिना किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण पद है कौन से? राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य तथा राजदूत। यह सभी इंपॉर्टेंट जो पद है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक की जाती है, लेकिन यह सलाह किसकी ली जाती है? मंत्री परिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है या उनकी जो शक्ति है उनसे अनलॉक होती है। आगे बात करते हैं मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में। तो वर्तमान में इनकी किस तरह की स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी शक्ति तथा अधिकारों के फलस्वरूप इनकी तानाशाह बन जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सभी शक्ति मंत्री परिषद के पास है, तो इनका तानाशाह बनना स्वाभाविक है, ये बन सकते हैं तानाशाह। तो इससे पहले कि हम मंत्री परिषद के विरुद्ध किसी विशेष मंत्रिमंडल की तानाशाह को स्वीकार करें, उससे पहले क्या होगा कि मंत्री परिषद की करंट की जो कंडीशन होगी उसके आधार पर इनकी शक्ति का हमें पता चलेगा। इसका राष्ट्रपति तथा संसद के प्रति जो रुझान है उसको समझना हमारे लिए आवश्यक होगा। उसी के बाद हम बता सकते हैं कि इनकी जो शक्ति है वो तानाशाह कब बन जाएगी और कब नहीं बनेगी। तो पहले बात करते हैं मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों के बारे में। तो 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि यह परामर्श मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और यह राष्ट्रपति उनके परामर्श के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए किसी भी तरह के विचार को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि मंत्री परिषद पुनर्विचार की वही कंडीशन रखता है तो क्या होगा कि राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। शासन संबंधी मामलों का फैसला लेने का अधिकार अनुच्छेद 78 में मंत्री परिषद को दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय कि केवल सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है, लेकिन वह अधिकार का कब प्रयोग करेगा? जब मंत्री परिषद उन्हें यह प्रयोग करने के लिए लागू करेंगे। अब बात करते हैं मंत्री परिषद और संसद के संबंध के बारे में। तो इनका जो पहला कंडीशन देखी जाएगी तो वो देखी जाएगी मंत्रियों और उनके विभाग के विषय में प्रश्न पूछना। यानी कि जब भी मान लीजिए कृषि से संबंधित यदि उनके संसद में प्रश्न पूछा जाता है तो वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या उनके द्वारा बताया गया जो आंसर है या जवाब है वो उसके विभाग से संबंधित है और कितना सटीक है, उसके आधार पर देखा जाएगा। इनकी नीतियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। संसद में देखा जाता है कि इनके जो बनाए गए नीतियां हैं उनके द्वारा इनसे जवाब मांगा जाता है, तो उन जवाबों से भी देखा जा सकता है कि क्या ये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। अगला है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव से क्या होगा कि इनके द्वारा जो नीतियां निर्माण की गई है उनमें यदि कोई भी त्रुटि लगती है तो उसे रोका जा सकता है। और ध्यान आकर्षित प्रस्ताव से पारित करना, यह देखा जाता है कि जो ध्यान आकर्षित प्रस्ताव है उससे क्या होगा कि इनके जो द्वारा बनाए गए सभी विषयों पर कानून है उनसे जनता का ध्यान उनकी प्रति आकर्षित होगा कि ये क्या उनके लिए यह सफल है, क्या उनके लिए ये कार्य करेंगे। अगला है विधायकों को अस्वीकार करने का। पांचवा जो कार्य है बजट में कटौती प्रस्ताव पारित करना। देखा जाएगा कि क्या बजट में इन्होंने कटौती प्रस्तुत की है। अगला जो कार्य है छठा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। इससे इनके ऊपर एक तरह से नियंत्रण स्थापित रहेगा कि यह किसी भी तरह से तानाशाहपूर्ण व्यवहार प्रयोग न करें। यदि यह तानाशाह रूप में प्रयोग करेंगे तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और इन्हें सभी मंत्रिमंडल को क्या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपना पड़ेगा। अगला जो इनका कंडीशन देखी जाएगी वो होगा निंदा प्रस्ताव। इनके द्वारा बनाया गया कानून निंदनीय है तो इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इन्हें अपना जो कार्य है वह वापस लेना पड़ेगा या कानून वापस लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करा मंत्री परिषद की श्रेणियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके निर्माण के बारे में और उनके जो विभिन्न स्थिति है वर्तमान में उनकी कैसी स्थिति है उसका भी वर्णन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।